प्यारे बच्चों, आप सबका एक बार पुनः केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है, स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस किया था, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद उस पर स्टॉप लग गया था। हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे बच्चों। लेकिन इस समय कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट पर और समय की आवश्यकता को फील करते हुए मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। लेकिन इस बार जो ऑनलाइन क्लासेस होनी है वे क्रैश कोर्स के माध्यम से होंगी। इसका मतलब कि हम एक डिफिनिट फ्रेम में पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और यह फ्रेम जो होगा यूपी बोर्ड 2021 के अकॉर्डिंग होगा, जिसको हम 40 डेज में 40 दिन में कवर करने की योजना बनाए। बच्चों, इसमें आपके सिलेबस को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपको पता है 70% सिलेबस ही इस बार कोर्स में रखा गया है, 30% सिलेबस रिमूव कर दिया गया है। लेकिन इस 70% पर सेंटर्ड न तो कोई अच्छी बुक उपलब्ध है और बहुत कम जगहों पे मटेरियल अवेलेबल है। ज्यादातर होल सिलेबस ही कवर किया गया है। इसीलिए मैंने आपको दृष्टिगत रखते हुए 70% को फोकस करते हुए इस बार 40 डेज का क्रैश कोर्स रखा है। इसके अलावा प्रश्न पत्र का पैटर्न आपको क्लियर किया जाएगा, क्योंकि हमारा फोकस बोर्ड पर है। किस तरह से प्रश्न आते हैं अब आपको ये जान लेना जरूरी है, क्योंकि आपके पास 2-2.5 महीने ही हैं जिस पर कि आप एक अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। बच्चों, अगर आप फोकस करते हैं इस क्रैश कोर्स पर तो मान के चलिए कि आपको एग्जाम में आपका जितना भी कैपेसिटी है उससे आप कहीं बहुत ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मार्क स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको कंटिन्यूअसली मेहनत करने की आवश्यकता है। देखिए, इसमें क्या पढ़ना है हमें, व्हाट टू बी स्टडीड, ये हम लोग देखेंगे कि पूरा बुक जो होती है उसको एग्जाम के पैटर्न से जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। यद्यप फर्स्ट टाइम जब हम पढ़ते हैं या कंपटीशन के पर्पज से तो हमें बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना होता है। लेकिन जब कोई एग्जाम को फोकस करके हम अपनी तैयारी करते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम को, तो हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसा मैटर होता है जो एग्जाम में ज्यादा कवर किया जाता है, तो उस पर हमें सेंट्रलाइज होना है। बाकी चीजों को भी हम देखते रहेंगे। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा इसको हम लोग देखेंगे। उत्तर लिखने का जो स्किल होता है, आंसर राइटिंग स्किल, ये भी आपका डेवलप हो सके, इस पर हम फोकस करेंगे। इसके लिए हम लोग टेस्ट शेड्यूल करेंगे। यह टेस्ट जो होगा हर चैप्टर के बाद लिया जाएगा, ऑनलाइन होगा, आपको आपके ईमेल पर अवेलेबल होगा, आपको लिंक दे दी जाएगी और उस लिंक पे आप जाएंगे और लिंक पर जाकर के आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट के लिए अपने आप को, और वहां से आपको ये सुविधा मिल जाएगी आपका इवैल्यूएशन मूल्यांकन, जिससे कि निरंतर चलता है। अब बच्चों, हम लोग देख लेते हैं पेपर पैटर्न क्या है। इस साल का थोड़ा चेंज कर दिया गया है। फिजिकल केमिस्ट्री यानी जो भौतिक रसायन है 27 मार्क्स का आएगा, अकार्बनिक 17 मार्क्स और कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 26 मार्क्स की है। इस तरह से टोटल आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन थ्योरी में होता है। इस 70 मार्क्स में बच्चों आप देख रहे हैं जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग इक्वल मार्क्स के हैं, 26 एंड 27। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको 17 मार्क्स का ही रखा गया है। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा है, इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन इनऑर्गेनिक चूंकि हम अभी तक टच नहीं किए हैं, इसलिए इस बार मैं क्रैश कोर्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फंडामेंटली ऑनलाइन सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों के लिए ये थोड़ा सा
ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जो कि उतना इंटरेस्टेड शायद नहीं लगता है। तो हम चाहेंगे कि इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना करके आपको बताया जाए, जिससे कि आप आसानी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी समझ सकें और अच्छा मार्क स्कोर कर सकें। बच्चों, अकार्बनिक रसायन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसके 3 लेसन हैं इस बार। मेटलर्जी को ध्यान में रखिएगा, कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स 7 मार्क्स का होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 6 मार्क का होगा, एंड डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वो 4 मार्क्स के आएंगे। इस तरह से कुल 17 मार्क्स है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 7 मार्क्स का केवल पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो हम सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट को देखेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखेंगे, एंड देन डी एंड एफ ब्लॉक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पी ब्लॉक देखते हैं। पी ब्लॉक में क्या आएगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पी ब्लॉक। बच्चों, हम लोग देखते हैं पी ब्लॉक की जनरल प्रॉपर्टीज। पी ब्लॉक के जनरल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, आयनन विभव यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है। इसके अलावा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स हमें देखने हैं। तो एक एक करके चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे बेसिकली इस साल पी ब्लॉक में 15, 16, 17 और 18 ग्रुप हमें पढ़ने हैं। इन ग्रुप्स को पढ़ने के लिए आप सबसे पहले कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में अगर हमें सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता है तो बाकी सब मेंबर्स को आप अपने आप जान सकते हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा। जैसे मान लो कार्बन का 6 है, कार्बन का कितना है, 6 है। तो बच्चों, सेकंड पीरियड से थर्ड में जब हम जाते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल सीरीज हैं इनमें दूसरी सीरीज हम तीसरे में जाते हैं तो 8 ऐड करते हैं। तीसरे से चौथे के लिए 18, चौथे से 5वें के लिए 18 और 5वें से 6वें के लिए 32 एलिमेंट हम एटॉमिक नंबर में ऐड करते जाएंगे। अपने आप एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको पता चलेगा। जैसे कार्बन का हमने कहा 6 है, इसी तरह से नाइट्रोजन का क्या है, 7। हमें पढ़ना है नाइट्रोजन 15 ग्रुप, हम नाइट्रोजन से देखते हैं। इसका कितना है, नाइट्रोजन का 7। पी का क्या होगा, 8 ऐड कर देंगे हम, 15 हो जाएगा। अब आर्सेनिक का क्या होगा, अगर इसमें हम 18 ऐड कर दें तो 33 हो जाएगा। एसबी का एटॉमिक नंबर, एंटीमनी का क्या होगा, अगेन 18 ऐड करना है, ये हो जाएगा 51। और बिस्मथ का अगर निकालना है तो 32 ऐड करेंगे आप, ये हो जाएगा 83। यानी आपको याद केवल कितना करना है, 8, 18, 18, 32। 4 नंबर से याद करिए, 8, 18, 18, 32। इस सीक्वेंस में हम ऐड कर दें, एटॉमिक नंबर भी हमें आसानी से याद हो जाएंगे। याद नहीं करना होगा, हम निकाल सकते हैं। ग्रुप के एलिमेंट्स को आपको याद रखना है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। तो आप अपने तरीके से इनको वर्टिकली याद करिए ग्रुप वाइज। हम लोग स्टडी करते करते ऐसे भी ये याद हो जाता है। अब बच्चों, हम लोग ये देखेंगे कि इनका अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हम कैसे लिखें। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है इस लेवल पे आकर के। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। 15 ग्रुप का NH2NP3 है। अब आप एक चीज ऐसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह उसके इकाई का जो नंबर है उससे रिलेट करता है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स के टोटल नंबर यही होते हैं। यहां पर कितना है, 5, 15 ग्रुप में। इसका मतलब वैलेंस शेल में 5 होगा, यस में 2 होते हैं तो पी में कितने हो जाएंगे, 3। सेम इसी तरह से 16 में 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, एस में कितने होंगे, 2, पी में कितने हो जाएंगे, 4। तो 15 का NS2, 16 का NS2NP4। इसी तरह से 17 का 2 + 5, 18 में 8 तो 2 + 6, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप वाइज 15, 16, 17 और 18 का। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें पता है तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं संयोजकता, वैलेंसी जिसे कहते हैं।
इस ग्रुप के एलिमेंट्स पी ब्लॉक के पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बस एक नहीं है, ये ध्यान रखना है। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनसे क्वेश्चंस बेटा दो एक बहुत अच्छे बनते हैं और वो बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट करके अभी डिस्कस कर लेते हैं। हम देखते हैं परिवर्ती संयोजकता पहले क्या है, यही क्वेश्चन होता है। तो परिवर्ती का मतलब होता है कि किसी एक ग्रुप में अगर हम देखें जैसे 15 में, तो इसकी जो जनरल वैलेंसी है वो 3 है। जितने पी में एलिमेंट्स हैं इसे माइनस करिए तो 1 हो जाएगा। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक के वैलेंसी 8 से माइनस कर दीजिए वैलेंस शेल को, उसकी जनरल वैलेंसी आ जाएगी। जैसे 15 ग्रुप में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 8 से माइनस करेंगे तो जनरल वैलेंसी 3। 16 ग्रुप में 8 से 6 को वैलेंस माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। 17 में 8 से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये इनकी जनरल वैलेंसी, ग्रुप वैलेंसी इसको हम कर सकते हैं। लेकिन इनके एलिमेंट्स इसके अलावा भी वैलेंसी शो करते हैं। जैसे 15 में 3 के साथ साथ 5, यहां पर 2 के साथ 4 एंड 6, यहां पर 1 के साथ 3, 5, 7, 17 में। तो बच्चों एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितने का है? 2 का। एक चीज हम ये भी कह सकते हैं, एक तो परिवर्ती संयोजकता व्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा पॉइंट है इनकी संयोजकताओं में जो अंतर है, में अंतर ये हमेशा 2 यूनिट का होता है, 2 इकाई का होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है, वेरिएबल वैलेंसी क्यों होती है, इसको हम इनके इलेक्ट्रॉन डायग्राम अगर बनाएं, बॉक्स डायग्राम, तो बहुत सही क्लियर हो जाएगा। बच्चों वैलेंसी का मतलब होता है, संयोजकता का मतलब होता है कि वैलेंस सेल या पूरे एलिमेंट्स के वैलेंस सेल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम हमेशा बॉक्स डायग्राम से निकालते हैं। जैसे हम NS2np3 के लिए अगर बनाते हैं 15 ग्रुप, NS2np3, ये हुआ S, ये हुआ P। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसको हम आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ग्राउंड स्टेट। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये हैं 3, इसलिए वैलेंसी या संयोजकता कितनी हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 3। तो जनरली हम आद्य अवस्था में अगर देखें तो हर एलिमेंट अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर वैलेंसी शो कर रहा है, यहां पर वैलेंसी 3 है। लेकिन बड़ा वेरिएबल वैलेंसी का रीजन क्या है? एक्चुअली NS और NP के साथ साथ ND ऑर्बिटल्स भी पाई जा सकती हैं, जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। सॉरी 6 हो गया, ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। ये ND है जो वैकेंट होता है, पूर्णतया खाली होता है। लेकिन एक चीज आप ये भी जानते हो कि ये n बराबर 2, यानी n बराबर 2 कहां है? यहां पर आप देखिए पीरियड नंबर 2, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन के लिए ND अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए द्वितीय आवर्त के जितने भी तत्व हैं, ये परिवर्ती संयोजकता जनरली प्रकट नहीं करते हैं। इनकी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन वैलेंसी हमेशा इनकी जनरली डिफिनिट होती है, या बहुत कम वेरिएबिलिटी होती है। ये क्यों नहीं वेरिएबल वैलेंसी शो कर पाते? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में ND ऑर्बिटल नहीं होता है। लेकिन इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स नीचे हैं, ये सब वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि एक अवस्था, आद्य अवस्था के बाद एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं और ND में जाने लगते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जब वो अयुग्मित होने लगते हैं, तब हम उत्तेजित अवस्था की बात कर रहे थे, एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम सिंपली EXT से रिप्रेजेंट करेंगे आगे। यहां पर एक चीज इसको जानिए कि उत्तेजित अवस्था क्या होती है। जब कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन
अयुग्मित होकर किसी खाली कक्षक में चला जाता है तो प्राप्त अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। जैसे हम देखें ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन की या पी ब्लॉक में 15 ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है NH2NP3 जैसा कभी हमने देखा था। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाए और ये ND में चला जाए NS NP ND, ऐसे में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1 2 3 4 5, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5। संयोजकता कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स 3 के साथ साथ वेरिएबल वैलेंसी 5 शो करते हैं और इसका रीजन है क्योंकि इनके उत्तेजित अवस्था में इनके वैलेंस शेल में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आता है, यह है कि क्यों फास्फोरस 2 हैलाइड बनाता है PCl3 और PCl5, लेकिन नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके लिए हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पर वेरिएबल वैलेंसी है, यहां पर वैलेंसी 3 है, यहां पर वैलेंसी 5 है, यहां पर 3 है और यहां पर 5 है। तो इसको तो हम d ऑर्बिटल के प्रेजेंस के नाते, d ऑर्बिटल चूंकि होता है p में, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3d होता है, लेकिन नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता है क्योंकि 2d ऑर्बिटल होना चाहिए, 2d ऑर्बिटल पाया ही नहीं जाता। तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहां से निकल के नहीं जा पाते ND में, जिसका रीजन है नाइट्रोजन 5 वैलेंसी शो नहीं करता है, इसलिए NCl5 नहीं बनता है, केवल NCl3 बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर केवल एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फास्फोरस में 3d ऑर्बिटल उपस्थित होता है, इसलिए यह आद्य अवस्था में 3 और उत्तेजित अवस्था में 5 की वेरिएबल वैलेंसी शो कर लेता है। अतः PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है, किंतु नाइट्रोजन में 2dx ऑर्बिटल होती नहीं है, इसलिए यह वेरिएबल यानी उत्तेजित अवस्था नहीं बना पाता और वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित नहीं करता है, इसीलिए केवल इसकी वैलेंसी 3 होती है और ये NCl3 तो बनाता है, NCl5 नहीं बना पाता है। तो इसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सल्फर SF2 SF4 SF6 बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन केवल OF2 ही बनाता है, क्यों? एक्सप्लेन करिए आप। यहां भी रीजन वही होगा कि वैलेंसी सल्फर की देखिए 2 4 और 6 है, यहां पर ऑक्सीजन की केवल वैलेंसी 2 है। इसका रीजन है एक्साइटेड स्टेट की पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी इसी ग्राउंड पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू विल आस्क मी। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पर आधारित प्रश्न। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाते एक्सटेंड कर पाता है। अर्थात नाइट्रोजन की अगर हम संयोजकता देखें तो नाइट्रोजन 3 के साथ साथ 4 की भी एक विशेष संयोजकता प्रदर्शित करता है और यह इसके उप सहसंयोजी बंध के कारण होता है। यानी नाइट्रोजन की मैक्सिमम जो वैलेंसी है वो 4 है, 3 नहीं है। कैसे? जैसे हम नाइट्रोजन के वैलेंसी को देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अतः इसकी सहसंयोजकता तो 3 है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई NH3 के केस में। लेकिन जब एक H+ आयन मिल जाता है, ये बना लेता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड H+ के साथ और ये अमोनियम आयन बन जाता है NH4+, जिसको हम कहते हैं। और यहां पर इसकी संयोजकता 4 है, देखिए 1 2 3 और एक उप सहसंयोजक बंध।
तो इस तरह से इसकी सहसंयोजकता मैक्सिमम जो है वो 4 होती है। कभी कभी कॉम्पिटिशंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत आसान है, इसलिए हो सकता है आपसे बोर्ड में भी कभी पूछ लिया जाए, तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि वास्तव में ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, इसको हम संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, वास्तव में ऑक्सीकरण संख्या एक काल्पनिक कंसेप्ट है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में लगे हुए दो परमाणुओं की ऋण विद्युता के अंतर पर आधारित है, जबकि संयोजकता जो होती है वो किसी भी तत्व के आबंध बनाने की क्षमता को व्यक्त करता है। जैसे हम अगर देखें, यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाता है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, इसकी संयोजकता 3 है, लेकिन हाइड्रोजन की ऋण विद्युता कम है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ज्यादा नाइट्रोजन की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये माना जाता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ गया और हर हाइड्रोजन के कारण इस पर एक एक ऋण आवेश आएगा और टोटल -3 हो जाएगा, यानी यह एक काल्पनिक आवेश या काल्पनिक चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऋण विद्युता पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से बहुत सी केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर और संयोजकता समान हो सकते हैं। जैसे हम अमोनिया में अगर देखें तो संयोजकता 3 है, ऑक्सीकरण संख्या -3 है। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। एक चीज आप ध्यान रखें, संयोजकता कभी निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती है, वो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सभी पॉसिबिलिटीज इसमें हैं। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर अलग से हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, यहां पर बहुत टाइम इस पर डिफिनेशन पर हम नहीं दे सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप दोनों का अंतर समझ गए होंगे। अब आप एक चीज देखें, अगर हम अमोनियम आयन को ले लें, यहां पर बॉन्ड कितने बने हैं? 4, यानी संयोजकता 4 है, लेकिन फिर भी ऑक्सीकरण संख्या केवल -3 है। तो हम कह सकते हैं कि संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या सदैव समान हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। SnO3 में भी आप देख सकते हैं कि संयोजकता 4 है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या +5 है। अब यहां पर आप अपना कंसेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋण विद्युता नाइट्रोजन से ज्यादा है, अतः अब यह माना जाता है कि जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आ जाएंगे और नाइट्रोजन पर हर पेयर के लिए 1+ चार्ज होगा। तो यहां पर 1, 2, 3, 4 बॉन्ड ऑक्सीजन से बने हुए हैं, लेकिन इसमें क्वार्डिनेट कंपाउंड का क्वार्डिनेट बॉन्ड जो है उपसहसंयोजक बॉन्ड, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है, इसलिए इससे +2 का गेन होगा, यहां से +2 का गेन होगा, यहां से +1 का गेन होगा और टोटल ऑक्सीकरण संख्या +5 हो जाती है। तो इस तरह से ऋण विद्युता के आधार पर हम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं और उसके लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से जानते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम इस तरह से देख सकते हैं 3 एग्जाम्पल से ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में काफी समानता हो सकती है या ये वैल्यूज डिफर भी कर सकती हैं। अब हम देखेंगे ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 की बहुत कॉमन ऑक्सीकरण संख्याएं क्या हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो बच्चों, ग्रुप 15 जैसा कि आप जानते हैं इसकी संयोजकता 3 और 5 होती है और बॉन्ड के नेचर के आधार पर इनके जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3, +3, +5 है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर में शो करता है और यह -3 से +5 तक अधिकतर जितनी पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर हैं सबको शो करता है। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स में बता दूं, NH3 में -3 है, NO में +2 हो जाता है, N2O में +1 हो जाता है, NCl3 में +3 है। अभी आपने देखा SnO3 में ये +5 है, N2O4 में +4 है। इस तरह से ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है
और इसका रीजन है इसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी। ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड के आधार पर इसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाते हैं, जो नाइट्रोजन की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जी आपको ध्यान रखना है। ग्रुप 16 में जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2 +2 +4 +6। तो हम देख रहे हैं 2-2 का डिफरेंस हमेशा मेंटेन है। और बच्चों यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं इन पे खास देना ध्यान है कि ऑक्सीजन जो है वो केवल -2, ऑक्सीजन को अगर हम देखें, ऑक्सीजन -2, -1 और फ्लोरीन के साथ +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो ऑक्सीजन बहुत लिमिटेड ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ज्यादातर कंपाउंड्स में -2, पैराक्साइड्स में -1 और फ्लोरीन के साथ ही +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो आप ध्यान रखिएगा केवल फ्लोरीन ऐसा एक एलिमेंट है जिसके साथ ऑक्सीजन पॉजिटिव बैलेंसिंग शो करता है और वो +2 है। इसके अलावा बाकी जितने ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं वो +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। इसी तरह से 17 ग्रुप में फ्लोरीन केवल -1 शो करता है। इसके अलावा और कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन शो नहीं करता, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो -1, +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, इनको आप ध्यान रखें। बच्चों क्वेश्चन जो बनेगा उस पर हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ये स्टेबल कैसे होते हैं। किसी भी एक ग्रुप का एग्जांपल लेके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले ग्रुप 15 को ही लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ग्रुप 15 से बनते हैं, इसलिए हम ग्रुप 15 का एग्जांपल लेते हैं और इन ऑक्सीडेशन नंबर्स को थोड़ा सा बैलेंस इनकी चेक करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर इनको हम देखें बच्चों तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये नॉन मेटल्स हैं। आर्सेनिक एसपी मेटलाइट माने जाते हैं और बिस्मथ जो है ये मेटेलिक नेचर का माना जाता है। ये धातु है, ये उपधातु माने जाते हैं और नॉन मेटल का मतलब अधातु है और ये धातु माना जाता है। इसको बताने का मेरा मेन पर्पज ये है कि सबसे पहले आप ये जानते रहिए कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम जाते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। अब प्रश्न है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये देखा गया है कि इस ग्रुप में या प्रत्येक ग्रुप में जितने भी ग्रुप्स हैं, ये जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, इनका जो लोअर साइड है ये बॉटम के जितने एलिमेंट होते हैं नीचे वाले, यानी ऊपर से जब हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या अधिक अस्थायी हो जाती है और ऊपर अगर हम रहते हैं तो उच्च ऑक्सीकरण संख्या अधिक अस्थायी होती है। ये नाइट्रोजन फैमिली में बहुत अधिक है। नाइट्रोजन फैमिली में जैसे आप टॉप से बॉटम पे जाएंगे निम्न ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा स्थायी होती जाएगी और उच्च ऑक्सीकरण संख्या अपेक्षाकृत कम स्थायी होती है। इसका मतलब आप ऐसे समझें, अगर हम PCl5 ले लें और PCl3 ले लें, यहां पर हम SbCl5 लें, SbCl3 लें, बिस्मथ लें BiCl5 और BiCl3। तो बच्चों ऊपर उच्च ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा अस्थायी, यानी PCl5 मोर स्टेबल देन PCl3 है। यहां पर SbCl5 SbCl3 में SbCl5 और SbCl3 आर्सेनिक को देखें, AsCl5 AsCl3।
ASCL5 आर्सेनिक पेंटाक्लोराइड अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है। SbCl3 में थोड़ा बहुत SbCl3 अधिक स्टेबल माना जा सकता है, लेकिन BiCl5 और BiCl3 में BiCl5 बनता ही नहीं है, इतना कम अस्थायी होता है। BiCl3 ही नोन है अब तक बना हुआ। यहां पर हम देख रहे हैं PCl5 यानी 5 संयोजकता, 5 जो उच्च संयोजकता है या उच्च ऑक्सीकरण संख्या है वो ऊपर ज्यादा अस्थायी है। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इसका अस्थायित्व घट रहा है, लेकिन निम्न ऑक्सीकरण संख्या जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं उसका अस्थायित्व बढ़ रहा है। हम लोग टेल्यूरियम और पोलोनियम ये है। बच्चों सल्फर जो होता है इसमें हमने देखा SF2 कम स्टेबल है, SF6 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो पोलोनियम के केस में हम देख रहे हैं कि पोलोनियम टेट्राक्लोराइड POCl6 से ज्यादा स्टेबल हो गया है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, हायर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी घटती जाएगी और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब क्वेश्चन है इसका रीजन क्या है, तो बच्चों इसका रीजन है अक्रिय युग्म प्रभाव या इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या। बहुत शॉर्ट में इसको मैं बताता हूं आपको कि अगर कभी पूछा जाता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, आप एक बार फिर से देख लेंगे। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था, सिंपली हम ले लेते हैं 5th ग्रुप। यहां पर ये NH2 है, NP3 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 3 यहां है। जब भी एक्साइटेड स्टेट आनी होती है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये NH2 से ND में चला जाता है। ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और ये है एक्साइटेड स्टेट। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से सीधे एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक इलेक्ट्रॉन NS से निकल करके चला जा रहा है ND में। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी या ऊर्जा जो होती है ये जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन या उत्तेजित होना कम संभव हो जाएगा। तो जब हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो NS और ND का एनर्जी गैप बढ़ जाता है। जैसे हम अगर देखें तो 3s से 3d में इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा, लेकिन अगर यही 4s से 4d में जाना हो तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी। 5s से 5d में और डिफिकल्टी होगी। 6s में आसानी से इलेक्ट्रॉन 6d में नहीं जा पाएगा। तो जो हम एक्साइटेड स्टेट बनाते हैं वहां पर यह डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कितने आसानी से एक्साइट होकर के लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो बेकार जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं NS की ND में एक्साइटेशन के लिए आवश्यक एक्साइटेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। अतः ये आसानी से अनपेयर्ड नहीं हो पाते, अयुग्मित नहीं हो पाते और इसलिए इसी अवस्था में बने रहते हैं और इनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाता है। चूंकि ये इनर्ट पेयर बने रह जाते हैं, अक्रिय रहते हैं, वैलेंसी में भाग नहीं लेते, इसलिए इस पेयर को अक्रिय पेयर कहते हैं, अक्रिय युग्म कहते हैं और इस प्रभाव को हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाता है अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है तो आप सीधे बताएंगे अक्रिय युग्म प्रभाव वह कारण है जिसके नाते किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर NS इलेक्ट्रॉनों के अयुग्मित होने की संभावना घटती है और जिसके कारण ये NS2 के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं, युग्मित रहते हैं और क्रियाशील नहीं होते अर्थात अक्रिय हो जाते हैं, जिससे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि नहीं हो पाती है। इसी को हम अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण संख्या का अस्थायित्व घटता है। यह हो गया अक्रिय युग्म प्रभाव या इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस पर जब भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर या 1 नंबर में आता है तो आपको विशेष करके इसकी परिभाषा और इसका प्रभाव याद रखना है।
बच्चों, हमें उम्मीद है आप ऑक्सीडेशन नंबर तक अच्छी तरह से सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सामान्य प्रॉपर्टीज में आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युता, हाइड्राइड्स आदि पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।